तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसे कि यूपी डीएलएड 2025 प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का। तो ये प्रथम सेमेस्टर का सेकंड पेपर है, शिक्षण और अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण और अधिगम के सिद्धांत में जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जैसे कि पेपर में 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 15 बहुविकल्पीय और 10 लघु प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आपको सारी जानकारी उसमें दे चुके हैं। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ये पिछला जो प्रश्न पत्र है, पिछले सत्र का या उससे पहले सत्र का, ये वहीं से ये प्रश्न पत्र हम लेकर आए हैं। तो उन्हीं के ये क्वेश्चन आंसर हम आपको बता रहे हैं, जिससे आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और उन्हें कैसे लिखना है, किस किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, तो हमारा पहला प्रश्न है, किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं दो शिक्षण सूत्र, तो हेडिंग आप लिखिएगा पहले, किन्हीं दो शिक्षण सूत्र है। पहला तो है विशेष से सामान्य की ओर और दूसरा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो विशेष से सामान्य की ओर, उसमें आप लिखिएगा कि इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को पहले छात्रों को विशेष उदाहरणों से परिचित करवाना चाहिए, फिर उन्हें सामान्यीकरण की ओर ले जाना चाहिए। मतलब शिक्षक को पहले छात्र को अच्छा एक से एक उदाहरण से परिचित कराना चाहिए, मतलब उदाहरण देना चाहिए, फिर सामान्यीकरण की ओर ले जाना चाहिए। और जो दूसरा हेडिंग प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो इस सूत्र के अनुसार जो कुछ भी सिखाया जाना है उसे शिक्षार्थियों के सामने सीधे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि वे प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सके। तो शिक्षण के दो सूत्र हो गए, विशेष से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, प्रश्न नंबर 17, शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है। शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर आप सुनिए। शिक्षण में रुचि के सिद्धांत का आशय ये है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की रुचि को ध्यान में रखना आवश्यक है। जब छात्र किसी विषय में रुचि लेते हैं तो वे बेहतर ढंग से समझते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो क्या आशय है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की जो रुचि है, छात्रों का इंटरेस्ट, किसमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो ध्यान में रखना आवश्यक है। जब छात्र किसी विषय में रुचि लेते हैं, जैसे बहुत सारे छात्र होते हैं, किसी की हिंदी अच्छी, किसी की इंग्लिश अच्छी, किसी की उर्दू, किसी की मैथ। तो जब छात्र किसी विषय में रुचि लेते हैं तो उसे बेहतर ढंग से समझते हैं और सीखते हैं। तो शिक्षण में रुचि सिद्धांत से क्या आशय है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 18 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं। संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो संप्रेषण के मुख्य प्रकार में कौन कौन से प्रकार शामिल हैं। नंबर 1 मौखिक संप्रेषण, नंबर 2 अमौखिक संप्रेषण, नंबर 3 लिखित संप्रेषण। चलिए पहले मौखिक संप्रेषण की बात करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। तो मौखिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें शब्दों का प्रयोग करके विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे बातचीत, भाषण। मौखिक संप्रेषण क्या होता है, मौखिक कम्युनिकेशन, इसमें शब्दों का प्रयोग करके सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे कोई सूचना किसी तक पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाएंगे, बोलकर, बातचीत, भाषण आदि। तो इसका ये उदाहरण है। दूसरा है अमौखिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या है, इनमें बिना शब्दों का प्रयोग किए, जैसे हाव भाव, शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव आदि के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे अगर किसी को ना बोलना है, नहीं बोलना है, तो उसमें क्या होगा, शारीरिक भाषा, हाव भाव, इसके ज़रिए से हम बोल सकते हैं, अपनी गर्दन ना में हिलाकर उसको हम ये सूचना दे सकते हैं। तो अमौखिक संप्रेषण। तो तीसरा है लिखित संप्रेषण, राइट कम्युनिकेशन, इसमें लिखित माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है।
तो इसका उदाहरण जैसे कि लिखित माध्यम से आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, आज की जनरेशन के जो लोग हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, तो इसमें जो चैटिंग होती है, तो चैटिंग के ज़रिए हम अपनी बात को दूसरों तक कहते हैं, या कोई बात हमें बतानी होती है तो चैटिंग करके, मैसेज करके, या ईमेल करके, या पत्र लिख के, वैसे तो पत्र कम ही लिखा जाता है अभी के टाइम में, तो इन सब माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो ये लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आता है। तो संप्रेषण के कितने कौन कौन से प्रकार हैं? मौखिक संप्रेषण, अमौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? तो शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि, जिसको सुकराती विधि भी कहा जाता है, प्रश्नोत्तर प्रविधि का, तो उसका महत्व क्या है, निम्नलिखित है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहला नंबर है, ये छात्रों में सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता का विकास करती है। मतलब छात्र है, स्टूडेंट है, तो प्रश्नोत्तर विधि के ज़रिए उसमें समझने और तर्क करने, सही और गलत के बीच अंतर करना, ये सारी क्षमता विकसित होती है प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा। तो दूसरा आप लिखिएगा, छात्र अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मतलब छात्र अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये विधि बच्चों की समस्याओं को जानने और उनके निवारण में सहायक होती है। शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि बच्चों की समस्याओं को जानने और उनके निवारण में सहायक होती है। तो चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है, यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती है और समझ को बढ़ाती है। यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती है और समझ को बढ़ाती है। अब प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिता लिखिए। तो गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिता कौन कौन सी है वो बता रहे हैं। तो गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिता, तो पहले नंबर पे आप लिखिएगा, ये छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करती है, जिससे उनकी रुचि और सहभागिता बढ़ती है। छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करती है और जिससे उनकी रुचि और सहभागिता बढ़ती है। दूसरा पॉइंट क्या है? ये छात्रों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करती है, जिससे वे अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझते हैं और ज्ञान का वास्तविक जीवन में उपयोग करना सीखते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 क्या है? प्रश्न नंबर 21, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का अर्थ है एक ही कक्षा में विभिन्न आयु, ग्रेड या योग्यता स्तरों के छात्रों को एक साथ पढ़ाना। इसमें शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण विधियों और सामग्रियों को अनुकूलित करना होता है। मतलब एक ही कक्षा में विभिन्न अलग अलग जैसे आयु, ग्रेड या योग्यता के स्तर वाले जो बच्चे होते हैं उनको एक साथ पढ़ाना, यही बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण कहलाती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर देखिए, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का अभिप्राय ये है कि शिक्षण की शुरुआत किसी विषय या समग्र या पूर्ण रूप से की जानी चाहिए, फिर धीरे धीरे उसके विभिन्न भागों या अंशों की ओर बढ़ना चाहिए। ये छात्रों को विषय वस्तु की एक व्यापक समझ बनाने में मदद करता है, जिससे वे उसके छोटे छोटे हिस्से को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, पहले एक पौधों का समग्र चित्र दिखाकर फिर उसके विभिन्न भागों, पत्ती, तना, जड़ का अध्ययन करवाना। जैसे कि उदाहरण क्या है कि जैसे बच्चों को पहले एक पूरा पेड़ दिखा देना, बच्चों को समझ में आ गया कि ये एक पेड़ है,
ठीक है। अब इसके छोटे छोटे भागों के बारे में पढ़ाना या बताना कि पेड़ की जड़ है, ये पेड़ का तना है, ये पेड़ के पत्ते हैं, ये पेड़ का शीर्ष है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करवाना। तो पूर्ण से अंश की ओर पहले पूरा पेड़ दिखाना, फिर उसके एक एक अंश, एक एक पार्ट के बारे में बताना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने किसी बच्चों को एक बॉडी दिखा दी, ठीक है, दिखा दिया कि ये लड़का है, तो बच्चों को ये समझ में आ गया ये लड़का है। अब लड़के का एक एक पार्ट के बारे में पढ़ाना कि ये लड़के की आँख है, ये पैर है, ये सर है, ये गर्दन है, ये आँख है, ये नाक है। तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का यही अभिप्राय है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्नों की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्नों की 2 विशेषताएं, तो प्रश्नों की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पहला पॉइंट है स्पष्टता और सटीकता। प्रश्नों को स्पष्ट और सटीक होना चाहिए ताकि छात्र आसानी से समझ सके कि उनसे क्या अपेक्षित है। अस्पष्ट प्रश्न भ्रम पैदा कर सकते हैं और छात्रों के लिए सही उत्तर देना मुश्किल बना सकते हैं। तो प्रश्न कैसे होने चाहिए? स्पष्ट और सटीक होने चाहिए। और दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट है उद्देश्यपूर्णता। प्रत्येक प्रश्न का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, जैसे किसी विशेष ज्ञान या कौशल का परीक्षण करना। प्रश्न अनावश्यक या अप्रासंगिक नहीं होने चाहिए। तो प्रश्नों की 2 विशेषता क्या है? पहला तो स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो भी प्रश्न हम पूछ रहे हैं उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, बेवजह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। तो ये 23 नंबर प्रश्न हो गए। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं सारे जो हम आपको बता रहे हैं, ये सब आपके 1-1 नंबर के होते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप मेरे वीडियो से जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं यूपी डीएलएड के, अगर आप ये अच्छे से ध्यान से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य है? तो पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य है? पुनर्बलन कौशल का मुख्य उद्देश्य छात्रों के सीखने की और प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, उनके वांछित व्यवहार को बढ़ावा देता है। जिससे पुनर्बलन कौशल के प्रमुख उद्देश्य हैं छात्रों को प्रेरित करना, वांछित व्यवहार को सुदृढ़ करना, सीखने को प्रभावी बनाना, आत्मविश्वास बढ़ाना। तो पहला हेडिंग हम देखते हैं, छात्रों को प्रेरित करना। ये छात्रों में आंतरिक प्रेरणा जगाता है ताकि वे सीखने में रुचि लें और सक्रिय रूप से भाग लें। दूसरा हेडिंग है वांछित व्यवहार को सुदृढ़ करना। सही उत्तर देने या सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने पर छात्रों को प्रोत्साहित करके उन व्यवहार को दोहराने की संभावना बढ़ जाता है। जैसे कि अगर कोई छात्र सही उत्तर देते हैं और वहाँ पर उनकी प्रशंसा कर दिया जाए, उनकी तारीफ कर दिया जाए, तो उन व्यवहार को जो दोहराने की संभावना होती है वो बढ़ जाती है, छात्र के अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। तो वो व्यवहार दोबारा, वो चाहता है कि दोबारा से उसकी तारीफ हो, तो उसके पढ़ने में, सीखने में रुचि और ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा हेडिंग है सीखने को प्रभावी बनाना। तो सकारात्मक पुनर्बलन के माध्यम से छात्र अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और नई जानकारी को बेहतर ढंग से आत्मसात करते हैं। चौथा हेडिंग है आत्मविश्वास बढ़ाना। छात्रों को उनके प्रयासों और सफलताओं के लिए मान्यता मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जिससे वे और अधिक सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर छात्र प्रयास कर रहे हैं और सफलता के लिए उनको मान्यता मिल जाती है तो उनका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है, जिससे वे और अधिक सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं स्कूल में, कोई भी चीज़ ऐसी टेस्ट हो रहा है, हम पहली बार में अच्छे से पढ़े, अच्छा नंबर आया तो हमारी तारीफ़ हुई, हमें मान्यता मिली कि हम फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, तो हमारे अंदर ये आत्मविश्वास और बढ़ जाता है और हम और ज़्यादा सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है? तो प्रश्न नंबर 25 है शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है शिक्षण अधिगम सामग्री TLM या अनुदेशात्मक सामग्री उन संसाधनों और पाठ्य सामग्री को संदर्भित करती है जिनका उपयोग शिक्षक छात्रों के सीखने
या अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। ये सामग्री दृश्य, श्रवण या स्पर्शनीय शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में कार्य करती है, जिससे छात्रों को अमूर्त अवधारणाओं को अधिक आसानी से समझने में मदद मिलती है और व्यक्तिगत अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर 26, शिक्षण के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए। तो शिक्षण के किन्हीं दो उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो पहला तो लिखिएगा ज्ञान का विकास शिक्षण के उद्देश्यों में, और दूसरा है कौशल का विकास। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? पहले तो ज्ञान का विकास होता है और कौशल का विकास होता है। तो ज्ञान का विकास में हेडिंग डालकर लिखिएगा छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना और उनकी समझ को बढ़ाना। तो छात्रों में विभिन्न विषयों का ज्ञान विकसित होता है, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, ये सारी चीज़ें। और कौशल का विकास, तो छात्रों में विभिन्न कौशल जैसे समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता को विकसित करना। तो शिक्षण के यही दो उद्देश्य आप लिखिएगा। तो प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर, उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उन छात्रों की पहचान की जाती है जिन्हें किसी विशेष विषय या अवधारणा को समझने में कठिनाई होती है। क्या है उपचारात्मक शिक्षण? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उन छात्रों को पहचान की जाती है। इसके द्वारा क्या होता है? उन छात्रों की पहचान की जाती है जिन्हें किसी विशेष विषय या अवधारणा को समझने में कठिनाई होती है, और फिर उन्हें उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए विशेष सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। तो इसमें ऐसे विद्यार्थी या छात्र की पहचान की जाती है। जैसे कि काफ़ी विषय होते हैं, तो उसमें कौन से विषय को समझने में बालक को कठिनाई हो रही है, छात्रों को कठिनाई हो रही है, फिर उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए विशेष सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों को उनकी सीखने की समस्याओं पर काबू पाने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करना है। तो प्रश्न नंबर 27 हो गया है। नंबर 28, कहानी कथन प्रविधि का क्या उद्देश्य है? कहानी कथन प्रविधि के क्या उद्देश्य हैं? तो आंसर देखिए, कहानी कथन प्रविधि के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हो गया बच्चों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट हो गया शिक्षार्थियों को समाज के नैतिकता, मानदंडों और मूल्यों से अवगत कराना। तीसरा पॉइंट है रुचि विकसित करना और शिक्षार्थियों को आनंद तथा मनोरंजन प्रदान करना। चौथा पॉइंट है मुहावरों और लोकोक्तियों के उचित प्रयोग का ज्ञान प्रदान करना। पांचवा पॉइंट है दूसरों को समझने और उनके प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद करना। तो ये क्या है? कहानी कथन प्रविधि के उद्देश्य। अगला प्रश्न नंबर 29, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है? शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है? तो इसका उत्तर देखिए, शिक्षण में क्रियाशीलता का सिद्धांत छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल करने पर केंद्रित है। इसकी उपयोगिता भी निम्नलिखित है। देखिए पहला जो हेडिंग है रुचि और प्रेरणा, ये छात्रों में सीखने के प्रति रुचि और प्रेरणा बढ़ाता है क्योंकि वे स्वयं करके सीखते हैं। दूसरा हेडिंग है स्थायी ज्ञान, सक्रिय भागीदारी से प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होते हैं और छात्र उसे बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तीसरा हेडिंग है व्यवहारिक कौशल का विकास। व्यवहारिक कौशल का विकास, इसमें क्या है? ये छात्रों में समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता जैसे व्यवहारिक कौशल विकसित करता है। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट हेडिंग स्वतंत्र अधिगम को बढ़ावा। छात्र स्वयं करके सीखने से आत्मनिर्भर बनते हैं और स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता विकसित करते हैं। तो ये 4 हेडिंग हुए शिक्षण की क्रियाशीलता के सिद्धांत,
शिक्षण में क्रियाशीलता का क्या सिद्धांत है? रुचि और प्रेरणा, स्थायी ज्ञान, व्यवहारिक कौशल का विकास और स्वतंत्र अधिगम को बढ़ावा देना। तो प्रश्न नंबर 30, विवरण प्रविधि किसे कहते हैं? तो विवरण प्रविधि टीचिंग मेथड। तो विवरण प्रविधि वह तरीका है जिससे एक शिक्षक शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है। यह एक व्यापक पद है जिसमें विभिन्न प्रणालियाँ, योजनाएं और शिक्षण प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना और छात्रों को विषय वस्तु को समझने में मदद करना है। उदाहरण के लिए व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि आदि सभी विवरण विधियां हैं। व्याख्यान विधि किसी चीज़ को बताना, प्रदर्शन विधि किसी चित्र के माध्यम से किसी चीज़ को दिखाना और उस विधि को समझाना, उसके बारे में बताना। प्रश्नोत्तर विधि प्रश्न उत्तर, प्रश्न पूछना और अपनी जो बातें हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आदि, ये सभी विधि विवरण प्रविधियां हैं। तो आज के जो 15 प्रश्न थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के, वो हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह के प्रश्न जो होंगे वो आएंगे शिक्षण और अधिगम के सिद्धांत में। यही टॉपिक रहेगा, इससे अलग और कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब आप सब कुछ हल कर सकते हैं। सो हम और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और ज़रूर से ज़रूर देखिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।